नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। टीवी 9 भारतवर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त बिहार की राजनीति में उबाल है। बिहार में राजनीति अपने चरम पर है और वो एक शख्सियत जिसके चारों तरफ इस वक्त बिहार में राजनीति हो रही है, जिनकी युवा शक्ति की बात हो रही है और जो खुद युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, वो है तेजस्वी यादव। और वो आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है तेजस्वी यादव, थैंक यू, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सीधे मुद्दे पर ही आते हैं जी। 9 नवंबर को आपका जन्मदिन है। 10 नवंबर को क्या होने वाला है? जनता की जीत होने वाली है। 10 नवंबर को परिणाम है और जनता अपना फैसला सुना रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सरकार वर्सेस जनता की लड़ाई है, जिसमें हम जनता के साथ हैं, इस बार जनता की जीत होगी। आप ये कहते हैं अपनी सभी रैलियों में, लोगों से बात करते हैं कि जैसे ही 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, आप जो पहला काम करेंगे वो आप 10 लाख नौकरी देने वाला जो फरमान है उस पर हस्ताक्षर करेंगे। यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? देखिए, ये तो जनता के बीच जो रहेगा उसको वो पता चल जाता है। वाकई में आप देखिएगा, नीतीश कुमार जी की 10 तारीख को विदाई इसलिए है क्योंकि 15 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अमूमन विकास के लिए आपको स्थिर सरकार चाहिए होता है। नीतीश जी ने 4 साल में 4 सरकारें दी हैं। मेजॉरिटी आने के बाद भी उन्होंने जनादेश का अपमान किया। ना कोई नीति है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई सिद्धांत है। पिछले दरवाजे से बीजेपी को उन्होंने सरकार में लाया। लोगों ने देखा कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 15 साल से रोज़गार नहीं दे पाए। बिहार का बेरोज़गारी दर जो है वो 46.6% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। नीति आयोग के जितने भी सूचकांक थे उसमें फिसड्डी रहे, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सबसे पीछे रहे। और मैं ये कहना चाहूँगा, ना कारखाना लगा पाए। अब तो जो बयान देते हैं, कहते समुंदर है नहीं, लैंडलॉक्ड स्टेट है, कारखाने नहीं लग सकते। हमने तो पूरा प्रयास कर दिया, नौकरी नहीं मिल सकती। मतलब एक साफ संदेश दिया है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब अगर लैंडलॉक्ड स्टेट है तो पंजाब और राजस्थान, हरियाणा भी तो लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, या बिहार के मजदूर वहाँ क्यों जाते हैं? तो बिहार का अरबों खरबों पैसा रोजी रोटी के लिए बाहर जा रहा है तो वहाँ खर्च करता है। शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाता है, वहाँ खर्च करता है। अस्पताल इलाज के लिए बाहर जाता है। तो बिहार का करोड़ों रुपया जो है वो ऐसे ही बढ़ रहा है। 60 घोटाले किए, जिसमें कि लगभग 30,000 करोड़ का है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की भी देखें, एनसीआरबी के आंकड़े में, तो अभी मौजूदा सरकार में काफी अपराध बढ़े हैं। लेकिन इनमें से 60 घोटालों में से 55 घोटाले तो जब पिछली बार वो आपके साथ लड़ रहे थे चुनाव, तब बीजेपी गिनवाई। 35 घोटाले तब प्रधानमंत्री जी ने 35 घोटाले। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, गठबंधन कर लिया था। जब हम लोगों ने गठबंधन किया था तो नीति विचार को लेकर के किया था। जो जिस प्रकार का सांप्रदायिकता का जो माहौल था, उसके देखते हुए हम लोगों ने जो है गठबंधन किया। लेकिन 35 जो घोटाले जो प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं, आज तो नीतीश जी उनको अच्छे लग रहे हैं। यही प्रधानमंत्री जी ने उस समय उनको कहा था कि भाई डीएनए खराब है। अब पता नहीं ठीक है नहीं है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन 35 में से 25 और घोटाले जो हैं वो ऐड ऑन हो गए। और उस समय तो हम लोग राजनीति में आए ही थे, चीज़ों को देखा। लेकिन जिस प्रकार से जो क्रेडिबिलिटी इश्यू नीतीश जी के साथ रही, मतलब उनका पहला और आखिरी प्यार ही जो है वो कुर्सी है। तो जिस तरह की राजनीति वो करते रहे हैं, तब आपके लिए भी वो घोटाले अहमियत नहीं रख रहे थे जब आपने गठबंधन? नहीं, आप देखिए ना कि वो कहते हैं जंगल राज, 15 साल पुराने की जिक्र करते हैं। लेकिन आप बताइए, उन्होंने लालू जी के साथ फिर गठबंधन क्यों किया? और जब कहते हैं कि माहौल जो है वैसा हो जाएगा, तो मेरे 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहते हुए काम पे वो क्यों नहीं चर्चा करते हैं? जब हमारी सरकार थी 18 महीने 2015 से, तब तो हम उन्हीं के साथ थे। तब तो ऐसा 18 महीने कोई भय का वातावरण नहीं रहा। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े निकालें तो वो 18 महीने वॉज मच बेटर, ज़्यादा अच्छा था। लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा कंट्रोल में था। और अब का जो एनसीआरबी का आंकड़ा देखेंगे तो वो तो काफ़ी अपराध में बढ़ा है, बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कई घोटाले के जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में। देखिए, सृजन घोटाला हमारे जाने के बाद हुआ। बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड जो है वो हमारे जाने के बाद हुआ, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने जंतर मंतर पे भी लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि यहाँ कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है।
तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी का सेवा में नहीं बल्कि अपना इच्छा को पूरा करने में उनका समय बीता। आपका यही दफ्तर भी है तो इसको देखते भी रहेंगे और आपसे बात भी करते रहेंगे। ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सर्वे हैं, तमाम जो सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपकी पार्टी को 89 सीट्स मिल रही हैं। फिर वही मेरा वापस सवाल कि फिर आपको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है कि आप सत्ता में आएंगे और आप 10 लाख नौकरियां देंगे, हस्ताक्षर करेंगे पहले? और एक बात समझना पड़ेगा कि जो भी सर्वेज है, ये 2015 में जो सर्वेज आए थे उसने मेरे को भी चुनाव हरा दिया था, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। ठीक है, सर्वेज लोग करते रहते, कितना एक्यूरेट होता है ये चर्चा अलग विषय है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार एक हो चुकी है। और हमने आपको कारण भी गिनाया। मौजूदा सरकार से लोग गुस्से में नहीं है बल्कि नफरत करने लगे हैं। जो भीड़ हमारी सभाओं में जो जुट रही है, कोई एक जाति या एक धर्म के विशेष लोग नहीं हैं, बल्कि अपर कास्ट के भी लोग हैं, स्वर्ण जाति के भी हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग, सब लोग मतलब गोलबंद हो गए। और लोगों की एक उम्मीद है कि भाई जात पात से अब ऊपर हटके और धर्म की राजनीति से ऊपर हटके अब मुद्दे की बात की जाए। ये और 10 लाख की जो आप बात कर रही हैं, ये बड़ा सवाल है कि 10 लाख आप कैसे देंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा, कितने ये अच्छे जमीन पर कैसे उतारेंगे? हम तो बताना चाह रहे हैं और बता भी रहे हैं। मुझे बड़ा खुशी होता जब पूछता है कोई कि कैसे पूरा होगा, लेकिन जब हम लोग पूछते रह गए कि भाई 2 करोड़ रोजगार हर एक साल कैसे दोगे, तो कोई उस पर चर्चा नहीं होती। हालांकि आपको ये बताना पड़ेगा कि 4.5 लाख जो नौकरियां हैं शिक्षा विभाग में, टीचर्स की कमी है, प्रोफेसर्स की कमी है यूनिवर्सिटीज़ में, डॉक्टर्स, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, नर्स नहीं है, वेकेंट पोस्ट है। मतलब इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर की 60% जो पदे हैं वो खाली हैं। आप देखिएगा पुलिस महकमे में, एक मणिपुर छोटा सा राज्य है, 1 लाख आबादी पे 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पे केवल 77 पुलिसकर्मी हैं। तो ये जब चाहे, और बजट में प्रोविजन है, नॉन प्लान बजट होता है, प्लान बजट होता है, लेकिन ये ऑलरेडी सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि पैसा नहीं है ये सब करने के लिए। पैसा मैं आप बता दूं, नौकरी कैसे दे देंगे, रोजगार राइट, दे सकते हैं? एक तो 4.5 लाख सरकारी नौकरी, मैं 10 लाख सरकारी नौकरी, झूठ नहीं बोल रहा, जो कह रहा हूँ वो सच होने वाला है। ये मुझे सिर्फ चुनावी वादा नहीं है, नहीं वादा नहीं, जो देखिए लंबी राजनीति मेरे को भी करना है। मेरा 31-32 साल उम्र हुआ, हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं उसको पूरा करेंगे। 4.5 लाख तो जब चाहे तब बिहार सरकार दे सकती थी, क्योंकि ये रिक्त पदे हैं, खाली पदों का बजट में ऑलरेडी प्रोविजन होता। बात आई 5.5 लाख और नौकरियों की, तो राष्ट्रीय औसत के मुकाबले सभी मानकों को मिलाते हुए हमको कम्पीट अगर करना है, बेहतर एजुकेशन सिस्टम करना है, तो आपको टीचर्स चाहिए, प्रोफेसर चाहिए। तो वो 5.5 लाख का जो नौकरी है, लोग अपना कोई हिसाब किताब बता रहे इतना खर्च होगा। बिहार का बजट आपको पता होना चाहिए, 2,11,000-13,000 करोड़ रुपए बजट है, जिसमें कि 40% बजट जो है वो खर्च ही नहीं कर पाती सरकार। अगर इतना ही आसान था तो ये नीतीश कुमार ही कर देते, उन्होंने क्यों नहीं किया? वो तो थक चुके हैं ना, इच्छा शक्ति नहीं है उनको, तो कुर्सी से प्यार है, गणित करके कुर्सी पे बने रहने के लिए तो काम करना पड़ता है। अब ये तो यही सवाल हम पूछना क्यों नहीं दिया, विपक्ष के नेता होने के यही तो जवाब जो आपको मेरे से पूछ रही है, ये जवाब का इंतजार तो हमको भी नीतीश कुमार जी से। 80,000 करोड़ बचता है, 40%, 2,13,000 करोड़ का। और राइट टू एजुकेशन में सेंट्रल फंड देती है लगभग 24 से 25,000 करोड़, जो कि बिहार सरकार ने वापस कर दिया। पैसे तो है ही। एक बड़ा सवाल ये है कि बार बार जो आपके ऊपर आरोप लगता है या ये चर्चा होती है कि 15 साल का जो कार्यकाल था लालू प्रसाद यादव का, वो क्या पीछा कर रहा है अभी भी, और क्या उसकी वजह से सवालों में खड़े होते हैं बार बार? देखिए एक बात जानना पड़ेगा, वो 90 का जो दौर था वो सामाजिक न्याय का दौर था, अब का जो दौर है वो आर्थिक न्याय का दौर है। और आर्थिक न्याय अगर देना है तो सामाजिक न्याय एक फाउंडेशन का काम करती है कि भाई कोई पीछे ना छूट जाए। जब आर्थिक न्याय हो तो सभी वर्गों का, हर जातियों का, हर कोई, एक पॉवर्टी जो रहता है, जो अंतिम पायदान पे जो लोग रहते हैं, वो सब लोग जो हैं वो साथ हैं। लोग 15 साल कह रहे हैं, तो ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि 15 साल से तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार जी हैं।
हम तो विपक्ष में हैं ही 15 साल से। जनता को जो मैंडेट जनादेश देना था वो दिया। क्या आप मानते हैं कि लालू जी के कार्यकाल में ऐसा कुछ हुआ जिसके दाग अभी भी हैं या जिसे छुड़ा पाना मुश्किल हो रहा है आपके लिए भी? एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की। कई बार लोगों ने कोशिश की जंगल राज दिखाने का, लेकिन मेरा तो यही है ना कि आप आंकड़ों पे बहस करोगे ना, आप निकाल लीजिए ना 90 से 2005 का जो भी क्राइम रिकॉर्ड था, डेटा है ज़रूर होगा। और उसके बाद का जो इनका 15 साल का कार्यकाल रहा, अपराध तो इनके समय बढ़ा, इनके समय 60 घोटाले हुए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई किसी पे। तो इन्होंने तो संरक्षण देने का काम किया, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, परसेप्शन चलाया गया। लेकिन नीतीश जी 15 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, तो ये भी बताना पड़ेगा कि लालू जी ने 7-7 विश्वविद्यालय दिए, परमानेंट टीचर्स की नौकरी कराई। ये भी बताना पड़ेगा रेल मंत्री रहते हुए, यूपी में रहते हुए 1,54,000 करोड़ का पैकेज दिया, रेलवे के कारखाने दिए, नौकरियां दी गई, मनरेगा हमारी सरकार ने लाया। तो फिर लालू यादव पोस्टर में क्यों नहीं है आपके साथ? देखिए, लोगों के दिल में है लालू जी, और ये कोई चुनावी बहस का मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मैं हूँ, महागठबंधन ने मुझे बनाया है। लोगों की मैं सुनूंगा, मैं उनके लिए काम करूंगा, लोग मुझे कहेंगे, ये बात समझनी होगी। लेकिन तो लालू जी जैसा राजनीतिज्ञ तो देश में कुछ ही है। अच्छा, किसी को बताने की जरूरत है कि लालू जी का पोस्टर में फोटो है कि नहीं है? हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक स्ट्रैटेजी होता है, जो चेहरा है उसको सामने किया गया है। और 2015 में भी अगर आपने देखा होगा तो नीतीश कुमार जी के फोटो को लगाया गया था, उस समय भी ये बात। और एक बात और लालू जी को आपसे अलग करने की कोशिश है या ये संदेश? ये अगर सवाल मेरे से पूछा जा रहा है, हम तो कह रहे हैं लालू जी दिल में बसते हैं, लेकिन आज अगर आप अखबार बिहार के खोलें, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उसमें केवल नरेंद्र मोदी जी का फोटो है बीजेपी के विज्ञापन में। तो क्या मोदी जी परहेज नीतीश कुमार जी से कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ कुछ फोटो है, इनसे जुड़ा हुआ भी एक सवाल मेरा आपसे। पहले तो ये वाला फोटो, लालू जी ने आपको ये 8 साल के थे आप? कितने? हम लगभग 8 साल के। तभी माला पहना दी थी, मतलब तभी उत्तराधिकारी आपको उन्होंने मान लिया था कि नहीं, उत्तराधिकारी होंगे? वैसा कोई नहीं था। लालू जी सभी अपने बच्चों को आप देखने पे, हाँ, कि क्या हुआ था इस समय जब कैंपेन वगैरह पे पिता इलेक्शन के उस समय जाते थे, तो हम लोगों की जिद होती थी कि हमें भी लेके चलो। तो उस समय रथ हुआ करता था, रथ होगा भी उस समय। हाँ, यही है नहीं, दूसरी वाली है, आगे होगी। चलिए वो भी देखेंगे। तो वो उस समय एक बचपना थी कि भाई पिता जा रहे हैं, हमें भी कैंपेनिंग में लेके चलो। तो उस समय भी हम नारा लगाते थे। उस समय जनता दल हुआ करता था, चक्र छाप निशान हुआ करता था कि जिसके हाथ में होगा चक्का उसका जीत होगा पक्का। तो उस समय से नहीं, हम लग रही है इस बार। नहीं, जीत जनता की हो रही है, हम जनता के साथ। एक और तस्वीर है यहाँ पर राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी के साथ एक और युवा है उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव। उन्होंने गठबंधन किया, हार नसीब हुई। आपने भी अब गठबंधन किया, तो अकेले क्यों नहीं मैदान में उतर गए? आपके साथ तो इस वक्त बहुत युवा दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, आपको सुनने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं, तो अकेले क्यों नहीं मैदान में उतरे? क्या वो था कांग्रेस का बैगेज भी होगा? और नहीं, कोई डर नहीं। देखिए, कांग्रेस ओल्डेस्ट अलाय है आरजेडी के, और सभी लाइट माइंडेड पार्टी जितनी थी सब लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा किया। चाहे लेफ्ट में 3 दल हैं, सीपीआई, सीपीएम और माले, और कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी पहले से भी रही है। केंद्र में भी हम लोग इनके अलाए हैं, अभी भी अलाए हैं। कोई बैगेज की बात नहीं है, लोग अपना बोलते रहते हैं, रिजल्ट आएगा पता चलेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आपने 70 सीट दी हैं और उनकी सभाओं में उस तरह की भीड़ क्या इकट्ठा नहीं हो रही है, इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। क्या वहाँ नुकसान हो सकता है आपको, जो सीटें आपने उनको दिया? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। हम लोगों का पहले से अंडरस्टैंडिंग रहा है, लोग जानते हैं, और उनकी सभाओं में भी हम कांग्रेस के लिए प्रचार किया। अभी साथ में ही राहुल जी और हमने हिसुआ में, नवादा जिले में हम लोगों ने कैंपेनिंग किया। लोग आए, जिनको आपने 29 सीटें दी उनकी भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ नीतीश जी के साथ भी आपकी तस्वीर है, इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। नीतीश जी की सबसे इंटरेस्टिंग फोटो में नीतीश जी की मैं दिखाऊंगा, ये तो मेरे साथ है, वो तो ठीक है। नीतीश जी का कोई काम उनकी सरकार के कार्यकाल का जो आपको पसंद है, कोई तो होगा शायद। नीतीश जी का काम का तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो भूमिका जो बनाते हैं
मैनिपुलेशन जिस हिसाब से करते हैं उनका बड़ा स्ट्रांग है। ये एक खास तस्वीर है जी। ये नीतीश जी हैं और जी। ये लालू जी, उसमें जनता दल हुआ करता था। आपने लेफ्ट पार्टियों को भी जितनी सीटें दी हैं, क्या वो ज्यादा आपकी तरफ से दी गई हैं? नहीं, कोई क्योंकि ज़्यादा कोई उनका कम नहीं। पिछली बार 3 सीटें वो लगभग जीते थे, आपने उनको 29 सीटें दी हैं। क्या इतनी सीटें वो जीत पाएंगे या वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं आखिर में जब सरकार बनाने की बारी आएगी? कोई नुकसान नहीं अगर पहुंच- सरकार बन रही है आपकी? नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। हम लोगों ने सबको एग्जैक्टली परफेक्ट सबको मान सम्मान देने का काम किया है, जिसका जितना बनता था दिया गया। और सबको साथ लेकर के चलना है तो कम बेसी किसी कोई ज़्यादा पे लड़ता है, कोई कम पे लड़ता है, लेकिन ये हमारे में अंडरस्टैंडिंग और तालमेल अच्छी तरीके से है। इसलिए आप हमेशा हम लोगों को साथ देखते रहें, चाहे मैनिफेस्टो की बात हो, चाहे कैंडिडेट्स ऐलान करने की बात हो। इस बार हम सब लोगों ने यूनाइटेडली हर एक घोषणाओं में हम लोग साथ दिखे हैं, कैंपेनिंग में साथ दिखे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीतीश जी और बीजेपी की कैंपेनिंग अलग अलग चल रही है। 2010 तक हम लोगों ने देखा है कि साथ साथ ही उन लोगों की ऐसा चल क्यों हो रही रहा है। है आपको? क्या अभी इस लगता पे है? तो हम नहीं कह सकते। अच्छा, एक और युवा हैं जिनके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है इस वक्त, चिराग पासवान। वो भी नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते, आप भी नीतीश कुमार को कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो भी आजकल यही कह रहे हैं। प्रतिभाशाली भी है, उनके भविष्य को कैसे देख रहे हैं आप? लोग शुरू में नीतीश जी को पसंद करते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ रह करके एहसास हो जाता है कि नीतीश कुमार जी मतलबी आदमी है, वो स्वार्थी हैं। तो चिराग जी को भी पता चला होगा। तो चिराग पासवान को साथ लेने में या उनके साथ आने में फिर क्या दिक्कत होनी चाहिए? आप दोनों युवा हैं, आप एक ही तरह की बात कर रहे हैं, आप बिहार के भविष्य को उज्जवल करने की बात कर रहे हैं, तो क्या संभावना है वहाँ? कई बार हर एक प्लेटफॉर्म पे चिराग पासवान जी ने ये बार बार बोला है कि वो बीजेपी के साथ है। तो वैचारिक रूप से जो आदमी बीजेपी के साथ है, कह रहा है वो बीजेपी के साथ है, तो हमारे लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो उनका फैसला है। वो हर एक अगर अपना बदलते हैं, अगर आपको जब आप गठबंधन करेंगे या जब आपका चुनाव नतीजा आएगा, कहीं पर अगर कुछ संख्या बल कम पड़ता है, तो चिराग पासवान या पप्पू यादव जैसे लोगों के लिए क्या रास्ता खुला रहेगा या बंद है? देखिए, पहली बात तो हम कंफर्टेबली मेजॉरिटी में आ रहे हैं। चिराग पासवान जी अभी फिलहाल उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अगर कोई कयास लगा रहा है कि आफ्टर पोस्ट पोल आरजेडी के साथ जाएंगे तो ये गलत धारणा है। लेकिन डिस्कशन का मुद्दा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। आपका दफ्तर ये है, ये दफ्तर है? ये यहाँ हम लोगों से मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं। ये है दफ्तर तेजस्वी यादव जी का, यहीं पर बाकी बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी, ये जो बार बार चर्चा हो रही है कि यहाँ बिहार में जो रोजगार है और बेरोजगारी है वो बड़ा मुद्दा है, क्या आपके मुताबिक इस वक्त चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और रोजगार ही है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो राष्ट्रवाद के मुद्दे, 370, राम मंदिर, ये भी मुद्दे उठाने की बात हो रही है और विपक्ष को उस पर घेरा जा रहा है कि आप राष्ट्रवाद के मुद्दों पर देश की भावना के साथ नहीं। आप बताइए ना, जीडीपी क्या है देश का? क्या ऐसा जीडीपी पहले हम लोगों ने देखा, कल्पना की? क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हम अपने आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे? जब देश की जीडीपी वो है तो बिहार का आप अंदाज़ा लगाइए। और सबसे ज़्यादा माइग्रेंट जो लेबर्स क्लास थे उनका नौकरी छूटा, उनको काम नहीं मिल रहा। व्यवसायिक जितने थे छोटे मोटे, उनका काम धंधा जो है वो बंद हुआ। तो इन पे कोई बहस नहीं होगी। तो हम लोगों को तो इस बुरी परिस्थिति में, अब बिहार में तो कोरोना बाढ़ एक साथ आके टूट पड़ा, तो बिहार के लोगों के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि काम धंधा नहीं है, छूट गया है। आप एयरपोर्ट चले जाइएगा, रेलवे स्टेशन चले जाइएगा, अब तो कंपनियां लेके जा रही हैं। जब मजदूरों को आने की बात थी तो किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, सरकार ने मुंह फेर लिया। राजनीति अनुभव का भी विषय है। आप इस वक्त युवा शक्ति की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का तो पूरा जीवन अब लगभग राजनीति में गुजर गया है, तो उस अनुभव का कैसे मुकाबला करेंगे? उनका जितना अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, शायद इतना मेरा आधा उम्र भी नहीं होगा। लेकिन आप देखिए ना, उनका इतना अनुभव है, फिर भी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री फिर भी हाथ खड़े कर रहे हैं कि कारखाने नहीं लगा सकते, नौकरियां नहीं दी जा सकती क्योंकि लैंडलॉक स्टेट है। बड़ा जल्दी उनको याद आया।
अब जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो अब वो कह रहे हैं कारखाने की बात कर रहे हैं, अब वो नौजवानों को भत्ता देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब घोषणा दे रहे हैं। ठीक है, तजुर्बा है, लेकिन सब कोई का समय आता है। क्या इस चुनाव में आपने एक बड़ा मुद्दा सामने रखा रोजगार देने का, और क्या अब उसी पर सब आपकी पिच पर आकर खेल रहे हैं, क्योंकि सब अब वही वादे कर रहे हैं? ये हकीकत है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, और ये केवल एग्जाम्पल सेट सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये बंगाल चुनाव के लिए भी है, पूरे देश भर के लिए है कि आपने वादा किया था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, नोटबंदी में आप रोजगार छिन गया लोगों का, उसके बाद आपका कोरोना काल में रोजगार छिन गया, आपकी पॉलिसीज़ जो हैं कृषि क्षेत्रों में प्राइवेटाइजेशन का हस्तक्षेप हो गया, तो ये तो पूरी तरीके से जो है बदहाल स्थिति है। तो ये जो एग्जाम्पल जो सेट हुआ, ये तो पूरे देश के लिए है कि कोई कितना भी बकवास चीज़ों पे चुनाव ले जाना चाहेगा, लेकिन जनता लड़ेगी, चुनावी एजेंडा जो मुद्दा होगी, जो ग्राउंड की होगी। कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं, कोरोना के लेकर आपके ऊपर जो एक बार बार आरोप लगता है कि आप तो क्वारंटीन हो गए थे, आप तो फार्म हाउस में रह रहे थे, लोगों के बीच नहीं गए, और आप सिर्फ चुनाव के पहले निकलकर अभी सामने आए। इस आरोप का कैसे जवाब दें? कुछ लोग चश्मा पीछे लगा के देखते हैं। आपको नहीं पता था, हमको नहीं पता था कब मोदी जी आएंगे, लॉकडाउन की घोषणा करेंगे। कोई भी, मेरे जैसे लाखों लोग फंसे रहे हैं, लेकिन हम कोरोना काल के बीच में ही आए। अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल को देखोगे तो आई वॉज द फर्स्ट वन टू अनाउंस माई सैलरी। आई वॉज द पहला व्यक्ति जिसने अपना सरकारी बंगला भी बोला कि ये ले लो। आइसोलेशन सेंटर में 1 लाख मजदूरों को हमने ऑनलाइन हेल्प कराया, जो सेंटर हमने बनाया, 1 लाख लोगों तक हम लोगों ने राशन 1 महीने तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। तो हम तो जहाँ थे वहाँ से भी काम कर रहे थे। अगर हम देश में पहला व्यक्ति हैं जिसने आवाज़ उठाया कि मजदूरों को वापस लाओ, तो लोग कैसे भूल गए। लेकिन लोगों को बाढ़ में हम गए, चंपारण के इलाके में हो या मिथिलांचल के इलाके में हो या छपरा के इलाके में हो, गोपालगंज के इलाके में हो, गंडक नदी में जो उफान आया था उसमें तो हम जाकर के देखने का काम किए। लालू रसोई चला, लोगों को मिला, सरकार कहाँ थी। तो कुछ लोगों को सिर्फ कहना है क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा, ढूंढ रहे हैं वो। अब नीतीश जी बताइए, इतने बड़े होके हम तो आशीर्वाद ही समझेंगे, जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, चिड़चिड़ा से गए हैं। कहते कहाँ था, क्या कर रहा था, किसके यहाँ रुकता था, अपने बाप से पूछो। इस तरह का जो बयान, दादाओं से पूछो कि कैसा था, पता इस तरह का बयानबाजी जो वो दे रहे हैं, एक तरह से आशीर्वाद ही है उनका। आप युवा हैं, 31 साल के हैं, एक लाइटर नोट पर सवाल कि अगले 5 साल में आप एलिजिबल बैचलर भी हैं, तो पर्सनल लाइफ में क्या अगला प्लान है? देखिए, अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी तो सामने चुनौती है। हो सकता है 10 तारीख के बाद माता पिता को जो उचित लगेगा वो करेंगे। तो 10 तारीख के बाद ये खुशखबरी भी लोगों को मिल जाएगी? अब मैंने कहा माता पिता को अगर उचित लगे तो ये भी एक स्वभाव है। तो चलिए, ये लोगों को, बिहार के लोगों को ये भी पता लग गया। पिताजी से बात होती है, क्या टिप्स देते हैं वो राजनीति को लेकर? तो क्योंकि उनके जैसे राजनेता कम ही हैं। कोरोना पीरियड में हम तो गए ही नहीं, मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन जो भी वहाँ से जो सूचनाएं आती रही, चिट्ठी के माध्यम से या अन्य तरीक़ों से, डॉक्टर्स जो उनका जो देख रहे हैं उनके माध्यम से, तो यही है, न्यूज़ चैनलों के द्वारा जो बातें हुई हैं। तो हम लोगों को तो पहले डर था, क्योंकि पहले वो रिम्स रुके हुए रहते थे, जहाँ झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन सारे कोरोना पेशेंट्स को वहीं एडमिट किया गया था। और जो स्टाफ होते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, जो उनके वार्ड में जो उनको देखभाल कर रहे थे, वो लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इससे हम लोग थोड़ी घबराहट ज़रूर थी, क्योंकि लालू जी का एक तो हार्ट सर्जरी हो रखा है, उनका शुगर का बीमारी है, और इसको देखते हुए हम लोगों को किडनी का ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम है, जो 40% किडनी जो है वो काम नहीं कर रहा। तो इसको लेके हम लोग थोड़ा वरी थे, लेकिन वहाँ की सरकार ने और प्रशासन ने देखते हुए जो है उनको शिफ्ट किया है। तो अभी वो ठीक है, स्वस्थ है। कुछ सुझाव देते हैं वो आपको, कुछ बताते हैं, कोई टिप्स देते हैं? नहीं, आखिरी बार जब हम मिलने गए थे तो
यही था उनका कि मजबूती के साथ रहो, मजबूती के साथ चुनाव लड़ो, जनता के बीच रहो, जनता की सुनो और जनता तुम्हारे साथ ज़रूर साथ देने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया तेजस्वी। इसी बात के साथ हम इस इंटरव्यू का भी अंत करते हैं कि जो आपके पिताजी ने आपको आशीर्वाद दिया और कहा कि जनता के बीच में रहो, जनता के बीच जाओ, उनकी सुनो और वही आपको जीत दिलाएगी। तेजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे TV9 भारतवर्ष के साथ। तेजस्वी, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तेजस्वी यादव युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि वो बिहारी हैं और उनकी बात पर भरोसा किया जाए, वो अपनी बात से मुकरने वाले नहीं हैं। 10 नवंबर को फिर मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव से, तब उनसे बात करेंगे। फिलहाल TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमारा खान, शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।